A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज हमें 2 दिन के करंट अफेयर्स डिस्कस करने हैं। क्यों? क्योंकि कल था संडे, दैट इज वाई वीकली सेशन आया था, डेली सीए नहीं आता है उस दिन। सो 21 और 22 के करंट अफेयर्स करेंगे कवर, सारी कैटेगरीज देखेंगे। उससे पहले नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के हिसाब से तिथि देखते हैं। चैत्र महीना चल रहा है, बस खत्म होने में ये चैत्र। अब शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आ चुकी है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, गाना सुना होगा ना, तो 14वीं का चांद बड़ा खूबसूरत बोला जाता है। सो ये है चतुर्दशी या 14वीं 14th, और कल आ जाएगी पूर्णिमा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की विद इंपॉर्टेंट डेज। सो आज 22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट डे, अच्छे से इसकी पकड़ कीजिएगा। वर्ल्ड अर्थ डे, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी इसको कहा जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे भी कहा जाता है। और इसकी थीम क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। सो प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, प्लास्टिक एक बहुत बड़ा खतरा है ना, जो एनगल्फ किए जा रहा है, यानी अपने अंदर ही लिए जा रहे हैं हमारे प्लैनेट को। बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट हम इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक हम वाटर्स के अंदर डाल रहे हैं। सो प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक इस बार की थीम है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल 2009 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को ऑब्जर्व करने का डिक्लेरेशन दिया था। और ये थीम मैंने आपको बता ही दी है, लास्ट ईयर की थीम भी मैंने लिख दी है, बिकॉज मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जब आ जाते हैं सीडीएस या हायर लेवल एग्जाम में, तो उनमें लास्ट ईयर की थीम भी डाल देते हैं। सो कैन यू प्लीज पुट, सो आई हैव पुट। आपका ध्यान ज़्यादा इस पे होना चाहिए बाकी सारे बच्चों, और जिनको लगता है आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको नीड है लास्ट ईयर की थीम की, आप रेफर कर सकते हो। चलिए, सो 22 यानी आज की इंपॉर्टेंट डे और उसकी थीम देख ली। अब कल जो चला गया, बीता हुआ कल है 21 अप्रैल, उस पे चलते हैं। 2 इंपॉर्टेंट डे थे, उनमें से एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेशनल सिविल सर्विसेज डे। जो सिविल सर्वेंट्स की बनने की तैयारी कर रहे हैं, जी बिल्कुल आप ही के लिए डेडिकेटेड ये दिन है 21 अप्रैल, और इसको नेशनल सिविल सर्विसेज डे की तरह ऑब्जर्व किया गया। क्यों इस दिन को मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे के तौर पे? बिकॉज 1947 में, कब? जब हम आज़ादी वाला जो हमारा साल था, सो 1947 में 21 अप्रैल को पहला बैच जो सिविल सर्वेंट्स का था, उनको एड्रेस किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने। और इसीलिए इस दिन को हम नेशनल सिविल सर्विस डे के तौर पे मनाते हैं। उन्होंने अनाउंस भी किया था कि हर साल हम 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्वेंट्स डे या सर्विसेज डे मनाएंगे। ओके, और इन्होंने द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के तौर पे सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस किया था। ठीक है। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई विज्ञान भवन में नई दिल्ली में सबसे पहले सिविल सर्विसेज डे कब मनाया गया, तो 2006 के अंदर ऑब्जर्व किया गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे आता है, 22 अप्रैल को मदर अर्थ डे या वर्ल्ड अर्थ डे आता है, और 21 अप्रैल को ही वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे भी आता है। कैसे याद करोगे? बिल्कुल सिविल सर्विसेज के साथ में जोड़ लीजिए कि अगर आपको अपनी जॉब अच्छे से करनी है एज अ सिविल सर्वेंट, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन होनी चाहिए। बस सिंपल सा एसोसिएशन है, राइट। और सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं हमारे अर्थ को एक अच्छी जगह बनाने के लिए, गवर्नेंस अच्छा हो, सारी चीज़ें अच्छे से चलें, तो वर्ल्ड अर्थ डे भी आप उसके साथ जोड़ सकते हो। सो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, इसको ग्लोबल, मतलब ये एक यूएन डे है, यूएन ने ही इसको सेलिब्रेट करने की शुरुआत की है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारे जो गोल्स हैं उनके टुवर्ड्स हम कैसे क्रिएटिवली और इनोवेटिव तरीके से बढ़ सकें, इसके लिए दिन डेडिकेटेड होता है। बस इतनी सी बात है। चलिए, नाउ 21 अप्रैल को ही इस बार जैन समुदाय, जो जैन कम्युनिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्होंने ऑब्जर्व किया महावीर जयंती फेस्टिवल। महावीर जयंती ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, यानी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं आती है, तिथि के हिसाब से पड़ती है। सो ये कब आई होगी? 21 जनवरी को क्या तिथि, 21 अप्रैल को क्या तिथि रही होगी? चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, यानी 13th डे है ना, त्रयोदशी। तो कब मनाई जाती है महावीर जयंती? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है, और इस साल ये पड़ी है 21 अप्रैल को। सो 21 अप्रैल 2024 को महावीर जयंती ऑब्जर्व की गई। महावीर जयंती का एक और नाम है, इसको महावीर जन्म कल्याणक भी कहा जाता है। महावीर जी, जो कि 24th नंबर के तीर्थंकर रहे, जैनीज जिनको मानते हैं कि भाई इन्होंने अपनी अपनी टीचिंग्स दी हैं। 24 तीर्थंकर माने जाते हैं ना, जिनकी वजह से कोई ना कोई तीर्थ शुरू हुआ और उन्होंने कोई लाइफ टीचिंग्स दी हैं। तो उनमें जो 24 तीर्थंकर थे वो महावीर जी थे, और महावीर जन्म कल्याणक भी कहा जाता है, बिकॉज इस दिन महावीर जयंती को महावीर जी का जन्म हुआ था। ओके,
चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को पड़ती है, हमने देख लिया। कहाँ जन्म हुआ था महावीर जी का? सो बिहार के कुंडल ग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ था। और जैसा कि मैंने बता दिया, ये 24th या लास्ट तीर्थंकर, अभी जो जैनिज्म का जो करंट फेज चल रहा है उसके लास्ट तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, इनके जन्म की जो एक्चुअल ईयर है वो थोड़ा डिबेटेबल रहता है। श्वेतांबर्स अलग मानते हैं, दिगंबर्स अलग मानते हैं। जैन समुदाय में दो पंथ माने जाते हैं, है ना, एक है श्वेतांबर जैन और एक है दिगंबर जैन। श्वेतांबर जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, दिगंबर्स जो कि न्यूड रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं। अब जैन कॉस्मोलॉजी में, यानी जैन जो पूरा समुदाय मान लीजिए, या जो पूरी फिलॉसफी है, पूरा रिलीजन है, उसके अंदर समय को दो भागों में, दो हाफ्स में डिवाइड किया जाता है। एक है उत्सर्पिणी, एक है अवसर्पिणी। तो उत्सर्पिणी यानी सारी चीजें अच्छी अच्छी होना शुरू हो रही हैं, और अवसर्पिणी जिसमें धीरे धीरे चीजें थोड़ा कम होती जाएंगी, अच्छाई भलाई वटेवर थोड़ा कम होती जाएंगी। सो अभी चल रहा है अवसर्पिणी, और उसके 24 तीर्थंकर जो है वो महावीर माने गए हैं। और इन्हीं को हम देखेंगे कि इनका जो नेम था जब ये जन्मे थे तब क्या कहा जाता था, पर उससे पहले यहाँ क्योंकि लिखा हुआ है ऋषभ, तो ये 24 तीर्थंकर मैंने जो बताए हैं करंट टाइम के, उनमें सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? इंपॉर्टेंट है, ऋषभ। ऋषभ सबसे पहले तीर्थंकर थे। महावीर 24 तीर्थंकर हैं, और ऋषभ जी को आदिनाथ भी कहा जाता है। नाउ महावीर जी का जो जन्म है उस समय इनका नाम क्या था? उस समय इनका नाम वर्धमान था। ठीक है, तो ही वॉज बॉर्न एज अ प्रिंस, ही वॉज बॉर्न एज अ प्रिंस। इनके फादर थे किंग सिद्धार्थ और मदर थी क्वीन त्रिशला। सो सिद्धार्थ और त्रिशला जी के यहाँ एक प्रिंस का जन्म होता है, नाम दिया जाता है वर्धमान, लेकिन वो 30 साल की उम्र में ही छोड़ देते हैं ये सारा जो मोह माया वाला जीवन है, और महावीर नाम उनको लेटर ऑन दिया जाता है। कौन से वंश को बिलोंग करते थे? डायनेस्टी को, इक्ष्वाकु डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। 30 साल की उम्र पे इन्होंने पूरा संसार की जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं वो छोड़ दिए, और इनको मोक्ष मिला है 72 ईयर्स ऑफ एज पे, यानी कि इन्होंने ये पूरी धरती छोड़ दी। हम कहते हैं कि साल्वेशन मिल गया, अटेनमेंट, मतलब आपको एनलाइटनमेंट पहले हो चुका था, अब आप धरती छोड़ के चले गए हो, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ जन्म एंड मृत्यु। तो 72 ईयर्स ऑफ एज पे इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कहाँ पे? बिहार में ही, बिहार में ही पावापुरी जो कि मॉडर्न राजगीर है बिहार के अंदर, वहीं पे इनका देहांत हुआ था। ठीक है, सो ये महावीर जी के बारे में, जन्म हुआ वर्धमान के तौर पे। अब मुझे ये बताइए महावीर जी ने किनको सक्सीड किया था एज तीर्थंकर, यानी 23rd तीर्थंकर किनको माना जाता है? कौन है जैन समुदाय के 23rd तीर्थंकर? पहले हमने देख लिया ऋषभ, 24th हमने देख लिया महावीर, 23 नंबर के आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है जी, चलिए। सो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज और फेस्टिवल जो भी कुछ 1-2 दिन में रहे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपसे पूछा था उसके डिस्कशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जाते जाते सैटरडे के सेशन में मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्लेटफॉर्म नोन एज सीडीपी सुरक्षा। सीडीपी सुरक्षा के बारे में हमने बात की थी, और इस सीडीपी सुरक्षा का मेन पर्पस क्या है? राइट, सो एक क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है सुरक्षा, जिसके तहत सब्सिडीज हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को, बागवानों को दी जाएगी, उनके खातों में सहायता राशि सब्सिडीज पहुंचाई जा सके, उसके लिए सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए फिर सेशन के दौरान मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके आंसर देखते हैं। आई हैव रैंडमली पिक द आंसर ऑफ रायशाह 1927। सो हम बात कर रहे थे कि इंडियन नेवी जो है उनको अपने नए नेवल चीफ मिल चुके हैं, और उनका अपॉइंटमेंट 30 अप्रैल के बाद हो जाएगा, है ना, वो अपनी पोजीशन भी ले लेंगे, अपॉइंटमेंट हो चुका है, नाम अनाउंस हो चुका है। सो कौन बने हैं नए नेवी चीफ? एक तो ये भी लिख दो क्योंकि पढ़ा है हमने सैटरडे को ही, और साथ ही साथ मैंने आपसे पूछा था आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ कौन है। सो आर्मी को हेड कर रहे हैं जनरल मनोज पांडे, एयरफोर्स वीआर चौधरी, आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल। बिल्कुल सही है ये तीनों। देन हम जीआई टैग की बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश को 6 नए जीआई टैग मिले हैं, और वो मैक्सिमम जीआई टैग वाला स्टेट बन चुका है। सेकंड मोस्ट जीआई टैग्स किसके पास हैं? आई हैड आस्क्ड यू, बिल्कुल तमिलनाडु के पास हैं 58। देन अच्छा ओके, उसके बाद रामनवमी का हम डिस्कशन कर रहे थे, मैंने आपसे उसकी तिथि पूछ ली थी, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को पड़ती है। ठीक है, रोहित शर्मा का हमने देखा था कि 250 IPL मैचेस वो खेल चुके हैं। तो आई आस्क्ड यू कौन सी टीम के लिए खेलते हैं? मुंबई इंडियंस के लिए। फर्स्ट बुलेट ट्रेन
जो इंडिया के अंदर आएगी जापानीज टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के साथ, वो कौन से रूट पे आएगी? तो बिल्कुल अहमदाबाद टू मुंबई आएगी। और ये हमने क्यों पूछा था? बिकॉज बुलेट ट्रेन इंडिजिनसली इंडिया के अंदर बनाई जा रही हैं, जो कि हमारे वंदे भारत के रूट्स पे ही उनके ट्रैक्स पे ही दौड़ेंगी। देन मैंने आपसे पूछा था कि जो हमारी टेस्टिंग होती है, अलग अलग जो हम मिसाइल टेस्टिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए वेस्ट बंगाल में एक नई साइट डेवलप की जा रही है। वो कहाँ है? तो बिल्कुल जुपनुत विलेज है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे इसको डेवलप किया जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे सेशन के दौरान पूछे थे एंड वेरी मेनी ऑफ यू हैव राइटली आंसर्ड। अब आज जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं उसका PDF अगर आपको चाहिए तो परचम के टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, लिंक आपको लाइव चैट में मिल रहा है। नहीं तो वीडियो के टाइटल पे क्लिक कीजिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, मोर पे क्लिक कीजिए, पूरे डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिल जाएंगे, सारे प्लेलिस्ट के, परचम ऐप के, वेबसाइट के, टेलीग्राम के, iOS में कैसे एक्सेस करें, देन वेब एक्सेस कैसे करें, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। नहीं तो आप परचम ऐप पे जाइए, वहाँ पे स्टोर सेक्शन है, फ्री मटेरियल सेक्शन है, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। हिंदी का PDF अलग, इंग्लिश का अलग रोज दिया जाता है। अगर मंथली मैगजीन चाहिए या मंथली सवाल ई बुक चाहिए तो फिर अगेन आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, parchamclasses.in। इनके सब्सक्रिप्शन भी मौजूद है और उसके लिए आपको परचम ऐप पे जाना होगा। कोई भी कोर्स चेकआउट करना है, एनुअल सब्सक्रिप्शन चेकआउट करने हैं, परचम ऐप पे जाया करो। एक नया आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है रिविजन का टूल, CA रफ्तार। तो फटाफट अगर सारी करंट अफेयर की न्यूज़, ऑल न्यूज़ इन हेडलाइन फॉर्मेट अगर नज़र से गुजारनी है, क्वार्टरली 3 महीने का कंपाइलेशन कैटेगरी वाइज, सारी अलग अलग कैटेगरी के फॉर्मेट में, तो आप ये ले सकते हो इंडिविजुअल वेबसाइट पे। एनुअल सब्सक्रिप्शन चाहिए परचम ऐप पे, ठीक है, वहां जाके आप देख लो। कोई डाउट, क्वेरी, कंसर्न है तो हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल है, परचम ऐप चैट में चैट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे और अब चलते हैं अपॉइंटमेंट कैटेगरी की तरफ। सो अपॉइंटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आ रहा है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनको हम ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं, राइट। सो एक सीनियर IPS ऑफिसर हैं नलिन प्रभात, CRPF के डेप्यूटी या असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल के तौर पे काम कर रहे थे और अब इनको अपॉइंट किया गया है एज NSG चीफ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल। कौन? नलिन प्रभात। नलिन प्रभात, प्रभात यानी सुबह ना, ब्लैक कैट्स हैं, राइट। सुबह अच्छे से दिखेंगी, रात को तो दिखती नहीं है ना, तो ब्लैक कैट और प्रभात का कुछ एसोसिएशन आप कर सकते हो, ठीक है, NSG चीफ। और साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के तौर पे अपॉइंट किया गया है सपना तिवारी जी को, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्पेशल डायरेक्टर जनरल, ओके, सपना तिवारी। चलिए, CRPF ADG, CRPF के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात जी को बना दिया गया है न्यू चीफ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और चीफ यानी कि कौन सी पोजीशन है? डायरेक्टर जनरल की पोजीशन है। और अभी इस पोजीशन पे अभी तक कौन थे? ये पोजीशन एडिशनली दलजीत सिंह चौधरी जी होल्ड कर रहे थे, जो कि सशस्त्र सीमा बल के चीफ हैं। SSB जो होती है सशस्त्र सीमा बल, उसको जो हेड कर रहे थे दलजीत सिंह चौधरी जी, वही अभी एडिशनल चार्ज संभाल रहे थे NSG का। अब प्रॉपर अपॉइंटमेंट हो गया है, NSG को कौन हेड करेंगे? प्रभात से नलिन प्रभात करेंगे, ओके। देन साथ ही साथ अपॉइंटमेंट हुआ है सपना तिवारी जी का स्पेशल डायरेक्टर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल डायरेक्टर जनरल इन इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनको बनाया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बता दीजिए, अभी करंट डायरेक्टर इज दी सुपर मोस्ट पोजिशन इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना। इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड को या चीफ को क्या बोला जाता है? डायरेक्टर बोला जाता है। सो अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर कौन है? सपना तिवारी जी को स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के करंट डायरेक्टर कौन है? लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में देख लीजिए। लाइक आई टोल्ड यू, इनको ब्लैक कैट्स कहा जाता है कॉमनली, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं। 1984 के अंदर 16 अक्टूबर को इनको बनाया गया था, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड, उसके बाद इनको बनाया गया। और कॉम्बैट एक्टिविटीज़ में यानी मुठभेड़ करने में, फाइटिंग में बहुत महारथी होते हैं और इनको स्पेशल असाइनमेंट्स के लिए भेजा जाता है। एंटी टेररिज्म के वाली ये यूनिट है इंडिया में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं, बैंक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है धनलक्ष्मी बैंक। कौन सा बैंक है? धनलक्ष्मी बैंक। सो RBI ने अप्रूवल दे दिया है अजित कुमार केके जी को टू बी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO के तौर पे अजित कुमार केके जी अपॉइंट
होंगे, अप्रूवल आ चुका है। ओके, सो धन, जिसके पास धन हो वो अजीत होता है, यानी उसको कोई जीत नहीं सकता। आज के टाइम में देख लीजिए, जिसके पास मनी है वो उतना पावरफुल है, राइट। आप कुछ भी, राइट फ्रॉम, चलो छोड़ो, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सबको पता है जिसके पास जितना पैसा उसके पास उतनी पावर आ ही जाती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो अगर धन है तो कोई आपको जीत नहीं सकता। अजीत, अजीत का मतलब जो किसी से हारता नहीं हो, जिसको कोई जीत नहीं सकता, ऐसे याद रख लीजिएगा। सो आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ अजित कुमार के एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ फॉर धनलक्ष्मी बैंक। कितने साल? 3 सालों के लिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये डायरेक्टर भी हैं फेडरल ऑपरेशंस एंड सर्विसेज लिमिटेड के, जो कि फेडरल बैंक लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। अगले अपॉइंटमेंट पे चलते हैं। ओके अपॉइंटमेंट है, बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ध्यान देने जैसा है। संतोष विश्वनाथन, संतोष विश्वनाथन जी को अपॉइंट किया गया है इंडिया रीजन का हेड, इंटेल के कंपनी के अंदर। कंप्यूटर चिप्स बनाती है कंपनी इंटेल, राइट। आप जो कंप्यूटर्स यूज करते हो उसमें इंटेल चिप होती है। सो उस इंटेल कंपनी के इंडिया रीजन के हेड के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है? संतोष विश्वनाथन। विश्वनाथन आनंद जी से याद रख सकते हो, उनका दिमाग एकदम इंटेल चिप जितना तेज चलता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे याद रख लीजिएगा। सो इंडिया रीजन के मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष यादव, इंटेल कंपनी के। गॉट इट। अनदर अपॉइंटमेंट देखते हैं, एक्चुअली रेजिग्नेशन प्लस अपॉइंटमेंट है। सो पारिक, कौन पारिक? दीपक पारिक। दीपक पारिक हैज रिजाइंड एज HDFC लाइफ चेयरमैन। HDFC लाइफ जो कंपनी है उसके चेयरमैन के तौर पे दीपक पारिक जी ने रिजाइन कर दिया है। केकी मिस्त्री, केकी मिस्त्री टू चेयर द बोर्ड। और अब बोर्ड को कौन चेयर करेंगे, कौन चेयरपर्सन बन के आए हैं? केकी मिस्त्री आए हैं HDFC लाइफ। सो अपनी लाइफ में केक जरूर खाना चाहिए, है ना, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो रामायण की एक पात्र थी, एक कैरेक्टर थी केकई माता, जिन्होंने राम जी को वनवास के लिए भेजा था, उससे भी कर सकते हो। केकई जी अब संभालेंगे HDFC लाइफ के चेयरपर्सन की पोजीशन को। सो दीपक पारिक जी स्टेप डाउन कर गए हैं, चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस। और KKM मिस्त्री हैं जो कि अब नए चेयरमैन के तौर पे HDFC लाइफ, ओके, उसको लीड करेंगे। चलिए, सो अपॉइंटमेंट वगैरह सब निपट चुके हैं। अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी ऑफ न्यूज़ पे। और न्यूज़ ये आ रही है कि बहुत ही जल्दी दिल्ली से गुड़गांव का जो सफ़र है वो सिर्फ 7 मिनट में पूरा किया जा पाएगा, और ये लेकिन 2026 में होगा, ठीक है। तो अभी 1.5-2 साल रुकना पड़ेगा हमको। दिल्ली टू गुड़गांव 7 मिनट्स में पॉसिबल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत जल्द इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज आने वाली हैं इस रूट पे। कौन लेके आएगा, कौन सी कंपनी है इसके पीछे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस है, जिसके अंडर में अभी एयरलाइंस चलती हैं। कौन सी? इंडिगो एयरलाइंस है ना, वो इंटरग्लोब की ही है। सो इंटरग्लोब एयर टैक्सीज लाने जा रहा है 2026 तक इंडिया के अंदर। और कौन से रूट पे चलेंगी? दिल्ली टू गुड़गांव चलेंगी अभी के लिए, राइट। सो इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस जो कि ओन करता है इंडिया का लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो, वो ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस लाएंगे दिल्ली के कनॉट प्लेस से हरियाणा के गुरुग्राम तक, राइट। और इसके लिए इंटरग्लोब ने एक डील की है आर्चर एविएशन से। किसके साथ? आर्चर एविएशन के साथ, कि भाई 200 EVTOL एयरक्राफ्ट आप हमें सप्लाई करोगे। EVTOL यानी कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट, ओके, टेक ऑफ, ऐसे VTOL। सो वर्टिकल, सीधे ऊपर और सीधे नीचे, जैसे हेलीकॉप्टर करता है ना, वैसे ऐसे वो जैसे एरोप्लेन तो एक पर्टिकुलर रास्ते पे पहले चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं मैं फिर भूल गई हूँ, मैं बहुत भूलने लग गई हूँ आजकल। सो वो पहले टेक ऑफ और लैंडिंग के समय रास्ते पे पहले चलते हैं ना, क्या बोलते हैं उस रास्ते को? इमेजिन व्हाट इज रॉन्ग विथ मी। चलिए समझ गए ना, आपके एक ट्रैक होता है, उसके ऊपर उड़ने से पहले एरोप्लेन चलते हैं और टेक ऑफ लैंडिंग के बाद भी उस ट्रैक के ऊपर चलते हैं। लेकिन इसके केस में क्या होता है? VTOL इज सीधे ऊपर और सीधे नीचे, जैसे हेलीकॉप्टर करता है। सो इंटरग्लोब ने एक डील साइन की है किसके साथ में? आर्चर एविएशन के साथ में। और ये मिलकर के EVTOL लेकर के आएंगे 2026 तक टू कनेक्ट दिल्ली विद गुरुग्राम, ऑलराइट। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। इंडियन नेवी ने कंडक्ट की है एक एक्सरसाइज पूर्वी लहर। पूर्वी लहर है मतलब ईस्ट कोस्ट पे की होगी, पूर्व, दिस इज द पूरब वाला कोस्ट ना हमारे। सो इंडियन नेवी ने कंडक्ट की है पूर्वी लहर एक्सरसाइज ईस्ट कोस्ट पे। और ऑपरेशनल कंट्रोल किसके पास था? कमांडिंग इन चीफ
ईस्टर्न नेवल कमांड। इंडिया में जो नेवी है उसकी कितनी कमांड्स हैं या हेडक्वार्टर्स हम जो बोलते हैं? सो एक वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, सदर्न है, राइट। सो ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम के अंदर है हेडक्वार्टर। सो वहीं पे कमांडर इन चीफ जो है उनके अंडर में एक्सरसाइज हुई। आगे बढ़े उससे पहले जितने भी तीनों जो कमांडर इन चीफ है हमारे तीनों नेवल कमांड्स के, वो हम देखेंगे। इधर देखो मैप पे, कई बच्चों को पता होगा, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ले रही हूँ वापस से। देखिए, वेस्टर्न नेवल कमांड जो है वो मुंबई हेडक्वार्टर्ड है, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम हेडक्वार्टर्ड है, और सदर्न नेवल कमांड कोची केरला में हेडक्वार्टर्ड है। इनके जो हेड्स हैं, हर एक नेवल कमांड को लीड कर रहे हैं कमांडर इन चीफ। तो ईस्टर्न नेवल कमांड को वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर, तो इनके अंडर में ये एक्सरसाइज जो हम पढ़ रहे हैं वो हुई है। वेस्टर्न नेवल कमांड को लीड कर रहे हैं संजय जे सिंह। सदर्न नेवल कमांड जो कि ट्रेनिंग कमांड है नेवी की, उसको लीड कर रहे हैं वी श्रीनिवास जी, राइट। तो अब वापस आ जाओ यहाँ पे। पूर्वी लहर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई और नेवी अपनी कितनी प्रिपेयर है मैरीटाइम सिक्योरिटी वगैरह में, उस एक्सरसाइज के अंदर देखा गया। इसमें शिप, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, स्पेशल फोर्सेस, नेवी के सारे एरियाज ने पार्टिसिपेट किया है। पूर्वी लहर कहाँ हुई है? ईस्ट कोस्ट पे हुई है। किसके अंडर में हुई है? ईस्टर्न नेवल कमांड के कमांडर इन चीफ के अंडर में हुई है, जो कि कौन है? पेंढारकर जी हैं, राजेश पेंढारकर। चलो अब चलते हैं अवार्ड कैटेगरी की तरफ जल्दी से। सो कौशिक राजशेखर, क्या नाम है जी? कौशिक राजशेखर। ही हैज बीन ऑनर्ड विद इंटरनेशनल फेलोशिप बाय इंजीनियरिंग एकेडमी ऑफ जापान। एक बार देखने जैसी न्यूज़ है। ये इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन फिलहाल ही इज सर्विंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, कलिन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सो कलिन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनको सिलेक्ट किया गया है टू बी ऑनर्ड विद इंटरनेशनल फेलोशिप। कहाँ पे? इंजीनियरिंग एकेडमी जो है जापान की, वहाँ पे इंटरनेशनल फेलो की पोजीशन पे इनको रखा जाएगा। कौशिक राजशेखर जी, ठीक है। ये ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। लेकिन और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फो इनसे रिलेटेड, 2022 के अंदर, 2022 के अंदर एक बहुत कोविटेड या प्रेस्टिजियस ऑनर प्राइज इनको मिला था इंटरनेशनल एनर्जी की फील्ड में, ग्लोबल एनर्जी प्राइज बाय ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन। सो कौशिक राजशेखर कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। राइट नाउ ही इज वर्किंग इन कलिन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और इनको सिलेक्ट किया गया है फॉर इंटरनेशनल फेलोशिप इन इंजीनियरिंग कॉलेज अकेडमी ऑफ जापान। नाउ दिस वन पिक्चर, और जब मैंने समझा ये पिक्चर क्या है, इट मेड मी stop for a while, right? Because I'm a mother of almost 8-year-old girl, right? और ये पिक्चर देख करके और समझ के क्या है, it somehow made my heart tear apart. So रॉयटर्स के एक फोटोग्राफर हैं, राइट, मोहम्मद सलेम। उन्होंने जीता है 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड, ओके, इस पर्टिकुलर पिक्चर के लिए। So Mohammed Saleem, he has won 2024 World Press Photo of the Year award for this particular photo. And what is this photo all about? This photo is of a Palestinian woman जो कि अपनी 5 साल की नीस, भतीजी भांजी जो हम बोलते हैं नीस, उसकी बॉडी, डेड बॉडी, गाजा स्ट्रिप पे जो अटैक है उनके अंदर इस बच्ची की जान चली गई और ये उस बच्ची की बॉडी हाथ में लेकर के, I mean, okay, इट इज स्टिल गिविंग मी चिल्स एंड आई समहाउ फेल टू अंडरस्टैंड क्यों इतनी जंग होती है। और जंग में ठीक है, जिनको लड़ना है लड़िए, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है भाई, है ना। एंड आफ्टर बीइंग अ मदर इट हैज़ बिकम रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरगो सच थिंग्स। एनी विच वेज, सो रॉयटर्स के मोहम्मद सलेम, उन्होंने जीता है 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर दिस पर्टिकुलर फोटो। लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, मूविंग ओवर टू द स्पोर्ट्स कैटेगरी ऑफ न्यूज़। स्पोर्ट्स कैटेगरी में एक हैप्पी पीस ऑफ न्यूज़ आई है इंडिया के लिए, एंड दैट इज 17-year-old जो हमारे चेस प्रोडिजी हैं डी गुकेश, दोमराजू गुकेश, उन्होंने हिस्ट्री बना ली है। वो यंगेस्ट एवर प्लेयर बन गए हैं फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले। फीडे इज इंटरनेशनल चेस, सो इंटरनेशनल चेस फीडे का कैंडिडेट्स टूर्नामेंट होता है, उसको जीतने वाले अभी तक के सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन बन गए हैं? डी गुकेश बन गए हैं और इन्होंने ये टूर्नामेंट टोरंटो के अंदर जीता है। अब कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने के बाद अब अगला स्टेप क्या होगा? ये वर्ल्ड चैंपियन से सीधे लड़ेंगे और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करेंगे, ठीक है। और अगर वो टूर्नामेंट जीत जाते हैं, वो पर्टिकुलर मैच जीत जाते हैं, तो ये वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, राइट। लेकिन वो अभी लेटर ऑन होगा। सो इंडियाज डी गुकेश
मेक्स हिस्ट्री, बिकम्स यंगेस्ट एवर टू विन कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट, और दूसरे इंडियन हैं आफ्टर विश्वनाथन आनंद जिन्होंने ये कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीता है। काफ़ी प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से बिलोंग करते हैं, और ये टूर्नामेंट जीता है यंगेस्ट एवर बन के, और इसी के साथ साथ यंगेस्ट एवर बन जाते हैं टू कॉम्पीट इन दी अपकमिंग वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ठीक है, जो होगी। और उसके अंदर ये किससे सीधे टक्कर लेंगे? चाइनाज डिंग लिरेन, ठीक है। अभी ये जो इन्होंने जीती है कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट, इसमें इनका जो फाइनल मैच जो हुआ है जिसके बाद इनको विनर घोषित किया गया, वो हिकारू नाकामुरा जो है उनके साथ में हुआ था, और ड्रॉ हुआ, बट फाइनल ओवरऑल स्कोर्स के बेसिस पे ही वाज डिक्लेयर्ड द विनर। सो डी गुकेश has become the second इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू विन दी कैंडिडेट्स। विश्वनाथन आनंद जो कि 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, उन्होंने ये कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2014 के अंदर जीता था। गॉट इट? क्लैरिटी मिल गई यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक्स के अंदर क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे चैंपियनशिप्स होती रहती हैं, और उसमें से एक चैंपियनशिप के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज रोइंग। ये रोइंग नाव चला रहे हैं ना ये। सो बलराज पंवार, क्या नाम है? नाम ध्यान रखिएगा, बलराज पंवार। बड़ा बल लगता है ना रोइंग करने में, बहुत बल यानी फोर्स लगती है। सो बलराज पंवार सिक्योर्स इंडियाज फर्स्ट कोटा इन रोइंग फॉर पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स जो अब होंगे उनके अंदर इंडिया से कोटा का मतलब क्या होता है कि इंडिया से ये पर्सन सिलेक्ट हो गया टू पार्टिसिपेट इन पेरिस ओलंपिक्स। डायरेक्टली आप किसी को भी नहीं भेज सकते हो ना, उसके लिए भी चैंपियनशिप्स होती हैं, और उसमें जो सर्टेन पोजीशन लेकर के आते हैं उनको क्वालिफायर माना जाता है। सो बलराज पंवार थर्ड आए हैं मेन सिंगल स्कल इवेंट में 2024 वर्ल्ड एशियन एंड ओशिनियन ओलंपिक एंड पैरालंपिक क्वालिफिकेशन रिगेटा। देखो ये क्वालिफिकेशन के लिए ही रखे गए हैं, एशिया और ओशिनिया लेवल पे ये चैंपियनशिप रखी गई थी। इसमें बलराज थर्ड नंबर पे आए हैं। ये चैंपियनशिप साउथ कोरिया में हुई, और इसलिए अब ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए। टॉप 5 वाले लोगों को क्वालिफायर माना गया था। ओके चलिए। सिमिलरली ओलंपिक कोटा रेसलिंग, ओके रेसलिंग की दुनिया पे चलते हैं। सो विनेश फोगाट, अंशु एंड रीतिका, इन्होंने 2024 ओलंपिक कोटा अपने नाम कर लिया है, और टोटल अभी तक रेसलिंग में विमेन साइड से 4 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। इस बार अभी विनेश फोगाट 50 kg में, अंशु मलिक 57 में, रीतिका 76 में। इन्होंने अभी बिश्केक किर्गिस्तान में जो चैंपियनशिप हुई एशियन ओलंपिक गेम्स क्वालिफायर चैंपियनशिप, उन्होंने इसमें जीत हासिल की है। और इससे पहले अंतिम पंघाल 53 kg कैटेगरी में अपना कोटा फिक्स कर चुके हैं। तो 4 विमेन रेसलर्स ने अपनी जगह पेरिस ओलंपिक कोटा में अभी तक ले ली है, ठीक है। अब आपको देखो, वैसे अगर आप देखोगे ना तो किस किस ने कोटा ले लिया, ये क्या बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है? नहीं, जब अभी ओलंपिक शुरू हो जाएंगे तब किसने क्या क्या जीता, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। लेकिन एटलीस्ट इससे आपको एक और हेल्प मिलती है कि ये जो भी नाम है ये कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, ये जानने में भी थोड़ी हेल्प मिलती है। जैसे अंशु मलिक है, कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हुई है? नाउ यू नो, रेसलिंग से जुड़ी हुई है। विनेश फोगाट सबको पता होगा, फोगाट फैमिली इज वेरी पॉपुलर। अंतिम पंघाल, देन रीतिका, ये सब रेसलर्स हैं। ग्रैंड प्री आ गए वापस से, और वापस से मैक्स वर्स्टैपेन भी आ चुके हैं। एक और रेस है, एक और जीत है, किसकी? रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन की, चाइनीज ग्रैंड प्री। कौन सा जीता इस बार इन्होंने? चाइनीज ग्रैंड प्री अपने नाम कर लिया है। और इस सीजन में टोटल 5 ग्रैंड प्री अभी तक हुए हैं 2024 में, और उनमें से 4 किसने जीते हैं? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीते हैं, रेड बुल को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बहरीन इन्होंने जीता था, सऊदी अरेबिया, जापान ग्रैंड प्री भी ये जीत चुके हैं, अब चाइनीज ग्रैंड प्री जीत चुके हैं। सिर्फ एक ग्रैंड प्री है जो इन्होंने नहीं जीता इस सीजन में। इनकी गाड़ी में कुछ खराबी हो गई थी तो अर्ली रिटायर करना पड़ा था रेस से। रिटायर का मतलब ये नहीं संन्यास ले लिया, रिटायर का मतलब उस रेस से बाहर चले गए थे, और वो था ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, ठीक है। चलो बता दो किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री? मैक्स वर्स्टैपेन नहीं थे तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। देन SBI, ICICI एंड HDFC बैंक, ये 3 हिंदुस्तानी बैंक हैं जिनको जगह मिली है टॉप 50 एशिया पैसिफिक बैंक में। एशिया पैसिफिक रीजन से टॉप 50 बैंक्स की एक सूची, एक लिस्ट जारी की गई S&P ग्लोबल के द्वारा। S&P ग्लोबल की इस टॉप 50 एशिया पैसिफिक बैंक की लिस्ट में 3 इंडियन बैंक्स का नाम है, SBI, HDFC, ICICI, ओके। एंड व्हाट एल्स, बस ये ध्यान रख लो। पिछले साल यानी मतलब जो लास्ट रैंकिंग आई थी 2022 के बेसिस पे, राइट, उसमें 2 ही बैंक्स थे। इस बार जो रैंकिंग आई है 2023 के परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे, उसमें 3 इंडियन बैंक्स टॉप 50 में आए हैं।
देन लेट अस गो टू नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया चलते हैं। एक टेस्ट किया गया है क्रूज मिसाइल वॉरहेड का। क्रूज मिसाइल होती है, उसमें जहां वो सारा बारूद रखा हुआ होता है ना, जो जाके फूटता है, उसको वॉरहेड कहा जाता है। जैसे ये पूरी मिसाइल है, इसका ये जो हिस्सा है दिस इज वॉरहेड। ओके, सो क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया गया है या वॉरहेड का टेस्ट किया गया। वॉरहेड यानी वो कितना जाकर के विस्फोट करता है, नहीं करता। सो ये कहाँ हुआ? नॉर्थ कोरिया के अंदर हुआ है। प्योलजी 1-2 एंड ह्वाजाल 1RA3, ये दो मिसाइल वॉरहेड्स थे जिनका सक्सेसफुल टेस्ट किसने किया है? नॉर्थ कोरिया ने किया है। सो नॉर्थ कोरिया टेस्टेड सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल वॉरहेड एंड न्यू एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इन वेस्टर्न कोस्टल एरिया। तो सवाल यहाँ से कैसे आ सकता है? ये दो मिसाइल के नाम आपको दिए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है कौन से देश से एसोसिएटेड है, राइट? तो नॉर्थ कोरिया याद रखिएगा, प्योलजी हो गए और ह्वासाल हो गया। देन एक वैक्सीन है जिसको WHO ने अपना अप्रूवल दे दिया है। कौन सी वैक्सीन है? कौन से डिजीज के अगेंस्ट है और वो डिजीज किससे होती है? ये तीन चीजें हमको देखनी है। सो यूविकॉल, क्या है इसका नाम? यूविचॉल बोलिए या यूविकॉल बोलिए, यूविचॉल एस, ये एक वैक्सीन है जिसको WHO ने अप्रूवल दिया है और ये ओरल वैक्सीन है कॉलेरा के लिए। कॉलेरा एक बीमारी है जिसे हम हिंदी में हैजा बोलते हैं, राइट? स्टमक इन्फेक्शन होता है और बहुत सिवियर डायरिया होता है, इतना सिवियर डायरिया होता है कि मौत हो जाती है, राइट? सो एक डेडली डिजीज है कॉलेरा। सो इस कॉलेरा की ओरल वैक्सीन है यूविचॉल एस। ओके, चल भाई वापस से लू में जाओ, चल भाई वापस से पॉटी, चल भाई वापस से पॉटी। वाई? बिकॉज कॉलेरा हो गया है। कॉलेरा में बार बार डायरिया होता ही रहता है। सो कॉलेरा एक अक्यूट डायरियल इन्फेक्शन है जो कि इन्फेक्टेड खाने या पानी की वजह से होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जिन कंट्रीज़ में, वहाँ कॉलेरा के केसेस बहुत देखे जाते हैं। जैसे अफ्रीका बहुत ज़्यादा सिवियरली अफेक्टेड नेशन कॉन्टिनेंट है। और कौन सा बैक्टीरिया इसको कॉज करता है? विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी से कॉलेरा होता है। यूविचॉल एस ऐसा नहीं है कि पहली वैक्सीन है, इससे पहले भी वैक्सीन थी, लेकिन ये थोड़ी सिंप्लीफाइड वैक्सीन है तो जल्दी जल्दी बनाई जा सकती है और इसलिए जितनी भी डिमांड आती है उसको मीट आउट करने में हेल्पफुल रहेगी। यूविचॉल एस किसने बनाई है? यू बायोलॉजिकल्स कंपनी लिमिटेड ने, जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया की एक कंपनी है। गॉट इट? समझ में आ गया? चलो, फाइनल न्यूज़ है, फिर हम रिविजन क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और ये न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ पढ़ के बड़ा रोमांच हुआ मुझे, है ना? क्यों? क्योंकि वासुकी नाग कभी सुना है? शिव जी जो भी हिंदू धर्म फॉलो करते हैं वो तो ठीक है, बाकियों ने भी एटलीस्ट सुना तो होगा। शिव भगवान है, शंकर भगवान है, उनके गले में एक सांप रहता है, नाग रहता है, उसको वासुकी नाग कहा जाता है, ठीक है? सागर मंथन जब हुआ था अमृत निकालने के लिए, तो जिस नाग को यूज किया गया था वो भी वासुकी नाग कहा जाता है। सो अभी एक फॉसिल गुजरात से एक साइट है, वहां से फॉसिल्स यानी अवशेष मिले हैं एक कलोसल स्नेक के, बहुत बड़े स्नेक के, राइट? और जैसे पाइथन होता है ना आज के टाइम में, उस तरह का एक बहुत बड़ा स्नेक। जैसे अगर आपने जंगल बुक देखी हो तो उसमें का जो था, उस तरह का एक बहुत बड़ा स्नेक, और उसका नाम साइंटिस्ट ने वासुकी रखा है। ये वासुकी नाग ही नहीं है, लेकिन इतना बड़ा जुरासिक एरा के बाद वाला जो सिनोजोइक एरा था तब के टाइम का ये नाग एक स्नेक है जिसके फॉसिल मिले हैं, और उसके जो बैकबोन है, जो उसके पीछे बैकबोन के पोर्शंस होते हैं वो मिले हैं, अभी हेड नहीं मिला है ना? और उसको अनअर्थ किया गया है इंडिया की एक माइन से, ठीक है? तो वासुकी जो नाम है इंडियन साइंटिस्ट ने दिया है, पर ये जो स्नेक है बहुत पुराने समय का, बहुत ह्यूज स्नेक है। अभी तक का सबसे लंबे स्नेक का जो अवशेष मिले हैं वो यहाँ से गुजरात से मिले हैं, और इसका नाम साइंटिस्ट ने क्या रख दिया? वासुकी रख दिया। तो IIT रुड़की के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अनअर्थ किया है, यानी खुदाई करके निकाला है एक फॉसिल वर्टिब्री, जो हमारा बैकबोन होता है ना, वर्टिब्री ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स दैट एवर लिव्ड। अभी तक क्योंकि हमने यही खोजा है तो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक जो अभी तक जिया होगा, लिग्नाइट माइंस हैं गुजरात के पनांद्रो एरिया, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां से इसको निकाला गया है और इसका नाम वासुकी इंडिकस रखा गया है। इंडिया से निकाला गया वासुकी इंडिकस। एस्टिमेटेड है कि 39 फीट तक इसकी लंबाई इस सांप की रही होगी। सारे पार्ट्स अभी नहीं निकले हैं, इसलिए हम एस्टिमेट लगा रहे हैं 36 से 49 समथिंग फीट तक का ये रहा होगा। और टीरेक्स जो कि एक डायनासोर आप जानते हो, राइट? उससे भी लंबा, टीरेक्स से भी लंबा ये सांप है, आप इमेजिन कीजिए। और 47 मिलियन ईयर्स अगो ये एग्जिस्ट किया करता था, दलदली एरिया यहाँ पे होता था, उसमें ये अपने शिकार को ऐसे घुमा घुमा के मारता था। इसमें जहर नहीं होता था, काटता नहीं था, ठीक है? सो मे नॉट हैव बीन वेनमस,
आज के टाइम का पाइथन की तरह ही हम इसको मान रहे हैं कि इसमें जहर नहीं होता होगा, लेकिन कुंडली मार के और अपने जो शिकार है उनको मारता होगा। और इसकी 27 वर्टिब्री निकाल ली गई और कुछ तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही हैं जैसे कि ओरिजिनली सांप में प्लेस्ड रही होंगी। इसका नाम वासुकी रखा गया है सांपों के राजा के नाम पे, जो कि शिव जी के गले में विराजमान रहा करता था। और एक ह्यूज प्री हिस्टोरिक स्नेक है। एक और टिटानोबोआ, टिटानोबोआ एक और सांप है जो कि खोजा गया था, जिसके अवशेष निकाले गए थे। वो भी बहुत ह्यूज स्नेक था और वो आपको नॉर्दर्न कोलंबिया के अंदर उसके फॉसिल्स ढूंढे गए थे। उससे इसको कंपेयर किया जा रहा है वासुकी को कि उससे भी थोड़ा बड़ा या उसके बराबर का ये स्नेक रहा होगा। ठीक है, तो सीनोजोइक एरा का ये रहा वासुकी, और डायनासोर एज के बाद सीनोजोइक एज एरा आया उस टाइम का। ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? ये मैथ्सोइडे फैमिली को, वासुकी स्नेक के जो फॉसिल्स निकाले गए हैं वो इस फैमिली को बिलोंग करते हुए माने गए हैं, जो करीब 90 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्टेंस में आए और 12,000 वर्ष पहले 12,000 ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। इस स्नेक का स्प्रेड जो माना जाता है वो इंडिया, सदर्न यूरेशिया, नॉर्थ अफ्रीका, इस सारे रीजन में ये स्नेक रहा करता होगा, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। ठीक है, सो वासुकी इंडिकस। चलिए रिवीजन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर कीजिएगा लाइव चैट में जल्दी से। What is the name of the newly approved oral cholera vaccine by World Health Organization? WHO ने जो ओरल कॉलेरा वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, उस वैक्सीन का नाम क्या है? क्या नाम है? सोचो। चोल से कुछ था, यूविचोल एस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who secured India's first 2024 Paris Olympics quota in rowing? रोइंग में पेरिस ओलंपिक्स कोटा पहला भारत का कौन लेकर के आए हैं? बड़ा बल लगता है रोइंग में, बलराज पवार। बी इज द राइट आंसर। विच कंपनी सेट टू लॉन्च एन ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस इन इंडिया बाय 2026? 2026 तक एयर टैक्सी लाने वाली कौन सी कंपनी है भाई भारत के अंदर, जिसके इंडिगो प्लेन्स भी चल रहे हैं? कौन सी कंपनी है बताओ? इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस। सी विल बी द आंसर। According to the report by S&P Global Market Intelligence, which Indian banks are included in top 50 Asia Pacific banks list? S&P की एक लिस्ट आई ग्लोबल की, राइट, जिसमें टॉप 50 एशिया पैसिफिक बैंक्स के अंदर भारत के 3 बैंक्स हैं। कौन से बैंक है? SBI है, HDFC है, ICICI है। ढूंढो कहाँ पर है, कहाँ है भाई? ये रहा। D will be the right answer. This is your question of the day. Who has been appointed as the Director General of National Security Guard? NSG के डायरेक्टर जनरल के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है? ठीक है, तो ये था आज का सेशन। इसका आंसर नॉर्मल चैट में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं, जनरली आप जो देखते हो। ठीक है, सो ये हो गया आज का सेशन। और आज का थॉट, आज मैंने थॉट नहीं डाला, वही फोटो अभी मेरे दिमाग में है, गाजा स्ट्रिप में जो बच्ची ने अपनी जान गंवाई। आज का थॉट सिर्फ यही रहेगा, लेट पीस प्रिवेल, है ना, लेट पीस प्रिवेल। वो हमारे मन के अंदर हो। हम खुद से भी बहुत सारी जंग लड़ते हैं ना, बहुत सारी अशांति हमारे अंदर रहती है, हमारे घर में होती है, कई बार हमारे मोहल्ले में, आस पड़ोस में होती है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होती है। सबसे पहले अपने अंदर के अगर युद्ध को शांत कर पाएंगे ना, अपने अंदर अगर पीस ला पाएंगे, तो अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने देश और इंटरनेशनली भी ला पाएंगे। सो आज का यही मैसेज है, लेट पीस प्रिवेल। शांति रखिए, शांति बनाने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर हो या बाहर हो। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। कल मिलेंगे सेम टाइम 12 इन द आफ्टरनून, इन द नून फॉर डेली CA सेशन। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।